मेरे पास जो भी है, जो पैतृक मेरी माँ, पिताजी, दादा उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा, चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, आप देख रहे तीरंदाज। आपके साथ मैं हूं अंशुल तिवारी। ईडी यानी केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ में खलबली मच गई। दरअसल इसमें छत्तीसगढ़ की 2 कांग्रेसी विधायक और एक आईएएस अधिकारी और एक कोयला कारोबारी की करोड़ों की संपत्ति को सीज करने का उल्लेख किया गया था। इस ट्वीट के बाद प्रदेश भर में यह खबर आग की तरह फैली और विधायक ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा। उन्होंने ईडी के शीर्ष अधिकारियों और पीआर, उनका जो जनसंपर्क देखने वाले अफसरों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव के पहले कई साजिश पर भी उन्होंने उल्लेख किया, कई साजिश होने का भी उल्लेख किया। साथ ही भाजपा पर भी कई प्रश्न उठाए हैं। बाकी देवेंद्र यादव ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मुझे भी एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आई और प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है। शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहाँ पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है। अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसके भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसकी अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है, तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक मेरी माँ, पिताजी, दादा उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये नोटिस ईडी की तरफ से सम्मन आया, ये आया 29 तारीख को, पिछले महीने आया। क्या आया? इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के
कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी है। मेरी माँ 25 तारीख को गई थी और कल रात की आई है वो, और मेरी माँ को जो इतनी वृद्ध है उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कहने दीजिए। जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है, मैंने उनको लिख के दिया। अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ वहां पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी? इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेगी मेरी माँ? और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पिछली दफा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को ईडी के दफ्तर बुला रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूँ, मीडिया जो रिलीज हुई है, कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी, तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है? ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जहां तक मेरी संपत्ति और मेरी चीजों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज हैं सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए हैं। जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी, तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है, और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं है। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे काबिज हूँ। ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे डरते नहीं है इससे। मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते नहीं है। हाँ, मैं जाऊंगा। मैं अपने वकील से मैंने लिख के भेजा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा, और हम डरते नहीं है, हम सारे जवाब देंगे। और हम संविधान को मानने वाले हैं, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं, और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल एक शासकीय संस्था का राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ईडी के लोगों से ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। चार फोटो में से कोई भी संपत्ति आपकी नहीं है, दोनों ने जारी की है। 4 फोटो भी जारी किए। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो तैयार हूँ उसको सार्वजनिक रूप से, मैं तैयार हूँ कि मेरी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ईडी के द्वारा, और मेरे से जो सवाल किए जाते हैं वो भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे से आने वाले समय में मेरी माँ और मुझे जब जब बुलाएं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक किया जाए। और मेरे पास कुछ भी संपत्ति है तो उसको डिटेल्ड, पूरी डिटेल के साथ पब्लिक फोरम में लाया जाए। मेरा ये अपील है ईडी के अधिकारियों से।
आपके पास जो 2-3 बार पूछताछ हुई, उसमें क्या कभी कोई संपत्ति जब्त हुई है? डॉक्यूमेंट जब्त हुए? नहीं कोई जब्त नहीं? नहीं, मैंने तो खुद बताया है, मैंने खुद बताया है कि भाई मेरी पैतृक घर है एक, मेरी माँ के नाम से। मेरी माँ ने मेरे को अटैच किया, 21 साल का था मैं, 2011 की बात है। ये कागज भी आप देख सकते हैं सारे, उनके पास भी है। 2018 2015 के चुनाव के हलफनामे में भी देख सकते हैं, और उसमें डिटेल लगी है, सार्वजनिक है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक ना कोई कागज मिले, ना धन दौलत मिला, ना कोई सबूत। लेकिन ठीक है, चुनाव है तो अब तो ये आदत सी हो गई है चुनाव समय में ऐसा देखना और झेलने का। और दुखद ये है कि स्पष्टता नहीं है। अगर अटैच भी कर रहे हो, ये 2011 का मकान जो 2021 में मेरी माँ ने इसको फ्री होल्ड कराया, ठीक है, इस मकान को जिसमें उसने मेरे को अपने साथ अटैच किया, 21 साल का था तब। वो सोची होगी ना कि बेटे के लिए घर बना लो, सब माँ बाप सोचते हैं, तो उस समय उसमें अटैच किया। इसको भी अगर अटैच किया, इस संपत्ति को का एक दिन फोन आया था कि इस घर की का आपका वैल्यूएशन करना है कि आज के हिसाब से इसका कितना पैसा होता है। तो मैंने बोला कर लो, मैं तो था नहीं यहाँ पे, वो जाके किए। अगर इसको अटैच भी किया है तो क्या उसकी सूचना ईडी के रायपुर के दफ्तर में नहीं है अधिकारियों को, और प्रेस रिलीज बिना सूचना के लिए हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? स्पष्ट करें, ईडी के लोग स्पष्ट करें। और भी जो पार्टी या संस्था उनको देखती है या उनके बिना बोले वो वर्जन दे देती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, ईडी नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पूरी बातें बता देती है मीडिया में आके कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो वही स्पष्ट करे, ऐसा कैसे हो गया कि ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, और जब होगी तो उसके पहले नोटिस दिया जाएगा, और उनका प्रेस रिलीज कहता है कि अटैच होगी संपत्ति। जबरन माहौल बना दिए। अच्छा विधायक जी, मेरा सवाल है, जिस तरह से ट्वीट में आपके अलावा और भी लोगों का नाम उसमें, हाँ, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की? बिल्कुल रहेगी। मेरा नाम, मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मेरे नाम को किसी जगह से जोड़ा जाता है और उसकी स्पष्टता, और मैंने मीडिया में आने के पहले ईडी के दफ्तर में बात की है, ऑफिशियली बात की है, मेरे वकील ने बात की है। मैं आपको सार्वजनिक रूप से उसको कमेंट कर रहा हूं कि मेरे वकील ने बात की है। उसको स्पष्ट रूप से पूछा है कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई की गई है क्या? अगर ऐसी कोई कार्रवाई की भी गई रहती तब भी मैं अपनी बात रखता, ठीक है। लेकिन वो खुद ही नहीं जानते कि कोई कार्रवाई हुई है और ट्वीट होते जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? जो 5-6 नाम लिए हैं, 5-6 नाम, इनमें से और आपके संबंध कैसे थे इन लोगों से? देखिए, जो भी लोग, जैसे विधायक साथी का नाम हमारे एक है, सबको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, और सब जानते हैं ये एक षड्यंत्र है और दबाने की कोशिश है। लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये ईडी के डर से छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया स्वभाव नहीं डरेगा। हम लोग अपने चीज पे स्पष्ट हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके का जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। हाँ, इनका भैया ये वाला सवाल ले लेता हूँ, इसके बाद देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं आने वाले समय में अपने वकील से भी बात करूंगा कि ईडी के जो हमारे डायलॉग हुए हैं, मैं उसको सार्वजनिक रूप से बोल सकता हूँ कि अगर वो कोई कानूनी बाधा नहीं है तो मैं बोलूंगा। और मैं तो मांग कर रहा हूँ कि जो सवाल किए उसको सार्वजनिक करे ईडी, और वीडियो भी बनाए। हम तो पहले ही मांग करते हैं कि हमसे जो सवाल जवाब कर रहे हैं उसको वीडियो करे, हमसे जो भी हस्ताक्षर लिए उसको सार्वजनिक करे ना। आप लोगों को भी बताए, लोगों को स्पष्टता आनी चाहिए। कंफ्यूजन है भाई। आप एक तरफ ईडी का अधिकारी बोलता है कि कोई आपको अंडर सेक्शन 5 के तहत आपको पहले नोटिस दिया जाएगा कुछ होगा तो, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका पीआरओ बोलता है कि कार्रवाई हो गई है। स्पष्टता आनी चाहिए। कल की डेट में कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे इस पे? देखिए, इसको मैं वकील से बात करके आगे की इस पे कार्रवाई करूंगा, मेरे लीगल ओपिनियन लेके। आपको टारगेट नहीं दिया जा रहा है, आपको आपकी तो टारगेट किया जा रहा है। सर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सवाल किया। हाँ, अच्छा, देखिए, ऐसा है कि मैं नहीं हूँ, जो भी कांग्रेस के इस सरकार में काम करने वाले कार्यकर्ता है, सभी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम तो लौ नगरी से आते हैं, तब के लोहा बनता है यहाँ से।
तो लॉ नगरी की शक्ति और मिनी भारत की शक्ति हमारे साथ है। हम डरने वाले नहीं हैं, इनको जो करना है वो कर सकते हैं। हम हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम सहयोग भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ को भी लेके जाऊंगा ईडी दफ्तर, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा भी कार्यकर्ता होंगे और भी कमियां हो सकती है। परेशान 20-50 लोगों को किया जा रहा है, तो काम करने वाले 85 लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के में सभी लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं और जहाँ तक हम लोगों को विशेष कैटेगरी में रखा गया है, तो अब हमें पता नहीं है किस लिए रखा गया। आने वाले समय में ईडी के दफ्तर में जाएंगे तो पूछेंगे भाई हमको विशेष कैटेगरी में क्यों रखा गया। एक मिनट उनका सवाल ले लेते ना आपका। हाँ, लगातार जो सीएम साहब आते हैं वो जांच एजेंसी किसी पर परेशान कर रही है, किसी को भी जांच एजेंसी, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। तो आप लोग जांच एजेंसी किसी थाने में गए? आप लोग? मैंने जांच में मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। किसी थाने में शिकायत दिया? मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूँ और जिस दिन जरूरत पड़ेगी कि कानून का विधि सम्मत लड़ाई लड़ने की बात रहेगी तो मैं विधि सम्मत लड़ाई भी लड़ूंगा। मैं तो आज स्पष्टता के लिए। हाँ जी भैया। पूछताछ के दौरान क्या ईडी ने आपको कोई दल-बदल में आफत किया है? देखो ऐसा है, एक घटना बता देता हूँ, ठीक है? उस घटना से आप ले लेना जो लेना होगा आपको, ठीक है? हाँ, सत्य घटना बता देता हूँ। एक बार की बात है, अब कब की बात है, जैसे मैं तो 3-4 बार बैठा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि आप नेता लोगों का समझ में नहीं आता, चुनाव लड़ रहे हो ना? मैं बोला हाँ लड़ेंगे। बोले आप नेता लोगों का समझ में नहीं आता, कभी इस पार्टी से लड़ते हो कभी उस पार्टी से लड़ते हो। नहीं, मैं बोला नहीं, मेरा स्पष्ट है कि मैं कांग्रेस से हूँ, ठीक है? तो ऐसा है, आने वाला समय दिखाएगा कि ईडी का दुरुपयोग कैसा किया जा रहा है। और ये छत्तीसगढ़ में केवल और केवल ऊपर वालों की साजिश है जिससे छत्तीसगढ़ की सरकार को कमजोर किया जाए और जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनको परेशान किया जाए, उसके लिए काम किया जा रहा है। इससे हम डरेंगे नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, जानकारी नहीं है क्या राशि आप बोल रहे हैं। अगर कोई उसके यहाँ पे कार्रवाई हुई है और उसमें कुछ आया है तो आप स्पष्ट करें तो मैं फिर बताऊंगा। मेरे को आइडिया नहीं है। जो मकान लोन पे था 2021 में प्री होल्ड हो गया, उसका स्टेटस क्या है? क्या वैल्यू होगा, क्या थोड़ा सा जानकारी। और देखिए अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है विटनेस द इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ द लैंड 5,75,211। सुनो द बिल्डअप, इस पे लिखा हुआ है ना, वही तो एक। और लैंड का ये हो गया 7,92,000। हाँ, एक वही देख रहा हूँ। MIG है, MIG है। हाउसिंग बोर्ड का समझ लो कितने का होगा, और वो भी कुरुद में। कोई ऐसा नहीं है कि वैशाली नगर में खरीद लिया है कि महंगा होगा थोड़ा। कुरुद में जाके देख लेना। मेरी मम्मी पिताजी का पेंशन मिलता है। मेरी माँ को, मेरे पिताजी 2007 में गुजरे, उसके हाथ से माँ को पेंशन मिलता है। जरूरत ही नहीं है, करेंगे क्या? लेके कौन गया है? लेके कौन गया है? जो चाहिए वो यही चाहिए जो आप लोग सब लोग बैठे हो साथ में। आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई ईडी के रेट के चलते कुछ ऐसा जिससे वो? देखिए मैं कहीं पे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं अपने विधि सलाह लेकर उस पर आगे बढ़ूंगा। हाँ, देखो ना, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सोना चांदी भी नहीं है। एक अंगूठी पहनता था, उसको भी निकाल दी कि यार जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक घर है मेरी माँ का 2011 का, और मेरे ये किसान भाई जो मेरे पैतृक संपत्ति आज से 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी जो है उसका, इसको भी अटैच कर लिए होंगे तो उसका भी ये बता नहीं रहे अटैच किए, तो क्या अटैच किए तो पता ही नहीं है ना। मेरे घर से कोई सोना लेके गए, ये मैंने तो अपने पत्नी के लॉकर का भी की दे के रखा है उसको भी आके चेक कर लिए उन लोग, इसके बाद वापस बंद करके चले गए, ठीक है। मेरी पत्नी के पास भी ऐसा कोई सोना नहीं है, तो किस बात का? ये तो बदनाम कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल से बदनाम कर रहे हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ,
अगर मेरे ऊपर कुछ होता रहता तो ईडी का अधिकारी बोलता ना, मेरे को अंडर सेक्शन 5 के तहत मेरे को नोटिस भेजा जाता ना। ये तो बदनाम करने की कोशिश है, हम क्यों डरेंगे इनसे? और है तो स्पष्ट करें। और अगर ये मेरा 2011 का घर भी अटैच कर रहे हैं तो भाई उसको कानूनी तरीके से करो ना, मेरे को पहले नोटिस दो। ऐसे कैसे कर सकते हो? और ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, ईडी के अधिकारी कंफ्यूजन में, ईडी के अधिकारी कंफ्यूजन में। पीआरओ डिपार्टमेंट बोलता है कि अटैच हुआ है, उनका ऑफिस कहता है कि कैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।